हेलो फ्रेंड्स, आज हम आनुवंशिकी के बारे में पढ़ेंगे। आनुवंशिकता क्या होती है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें माता पिता के गुण लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संतान में स्थानांतरित होते हैं, उसे आनुवंशिकता कहते हैं। अब है ना, विभिन्नताएं कैसे जनन के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, दो प्रकार के जनन होते हैं। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि समानताएं बहुत अपने पेरेंट्स से या माता पिता से संतति के सारे गुण मिलते हैं, उनमें देखने में कोई डिफरेंस पता नहीं चलता। लेकिन लैंगिक जब जनन होता है तो माता पिता से संतति के कुछ गुण भिन्न होते हैं। अब आती है विभिन्नताएं क्या होती है। वंशागति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती है, जैसे कि आप अपने माता पिता से भिन्न होंगे दिखने में। कुछ गुण पिता से प्राप्त होते हैं, कुछ गुण माता से प्राप्त होते हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति जीवों में बहुत अधिक समानताएं पाई जाती है, मतलब कि वो एक तरीके की कॉपी होती है देखने में। जबकि लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये परिवर्तन लाभदायक और अनुपयोगी हो सकते हैं। आनुवांशिकता से संबंधित शब्दावली क्या क्या है? पहली बात है गुणसूत्र क्या होते हैं। तो ये जीन का वाहक होते हैं, मतलब कि जीन की एक तरीके की गाड़ी होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन को ट्रांसफ़र करने में काम में आती है। ये कोशिका के केंद्र, जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका के केंद्र में मौजूद होते हैं और एक लंबे धागे समान जैसी संरचना पाई जाती है। अब बात करें कि डीएनए क्या होता है, तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब आनुवांशिक सामग्री होती है। और डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो जीन क्या होता है? जीन डीएनए का ही एक खंड होता है। ये गुणसूत्रों पर निश्चित स्थिति में, मतलब जो भी क्रोमोसोम होते हैं उन पर जीन क्या होता है, निश्चित स्थिति में उपस्थित होता है। इसकी विशेषता क्या, मतलब ये क्या करता है, जीन की विशेषता और लक्षणों का नियंत्रण करने का काम करता है। युग्म विकल्पी क्या होते हैं? एक ही जीन के वैकल्पिक रूप होते हैं जो किसी एक विशिष्ट गुण को व्यक्त करते हैं, वो होते हैं युग्म विकल्पी। मतलब कि कोई स्पेसिफिक या कोई, जैसे कि आँखों का कलर है तो वो ही जीन उसी लक्षण को व्यक्त करता है, उसे युग्म विकल्पी कहा जाता है। कारक क्या होता है? मेंडल के अनुसार कारक वंशागत सूचना का वाहक करते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को ट्रांसफ़र करते हैं, वो कारक होते हैं। F1 पीढ़ी क्या होती है? दो जनकों द्वारा प्रजनन से उत्पन्न संतति को F1 पीढ़ी, मतलब आपके माता पिता से आप पैदा हुए तो आप F1 पीढ़ी है। और F2 पीढ़ी क्या होता है? पहली पीढ़ी की संतति के आपस में संकरण द्वारा उत्पन्न संतति, दूसरी संतति, मतलब कि जब पहले F1 पीढ़ी तो हुई आपके माता पिता से, आप तो हुए F1 पीढ़ी, फिर दूसरी पीढ़ी जब आपसे आपकी संतति होगी तो वो F2 पीढ़ी में आ जाएगी। अगुणित क्या होते हैं? अयुग्मित गुणसूत्र होते हैं, मतलब कि ये सिंगल होते हैं, युग्म में नहीं पाए जाते, जोड़े में नहीं पाए जाते। जबकि द्विगुणित क्या होते हैं? गुणसूत्रों के युग्मित स्थिति होती है, मतलब कि ये जोड़े में पाए जाते हैं, जैसे कि ये दोनों, ये सारे। जीन प्रारूप क्या होता है? जीनोटाइप होता है, मतलब कि है ना, इसको आप देख के नहीं बता सकते। जीव में मौजूद जीन का वितरण जीन प्रारूप कहलाता है। जैसे कि कैपिटल टी, मतलब ये शुद्ध लंबा है। कैपिटल टी और स्मॉल टी ये अशुद्ध लंबा है, और स्मॉल टी ये शुद्ध बौना है। लक्षण प्रारूप फिनोटाइप वो होते हैं जो जीवों में लक्षण मौजूद या विशेषताएं जो होती है वो लक्षण प्रारूप फिनोटाइप होते हैं, जिसको देख के अपन बता सकते हैं कि ये लंबा है, बौना है, हरा है, पीला है, तो ये क्या है? फिनोटाइप है, लक्षण प्रारूप है। आनुवांशिकी क्या होती है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कि आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। वंशानुक्रम, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिकी के रूप में नियंत्रित लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। जैसे कि आपके माता पिता से कुछ लक्षण आपके मम्मी से, कुछ पापा से मिलकर आप में आए, फिर आपसे नेक्स्ट पीढ़ी में जाएंगे, तो ये क्या है? वंशानुक्रम है। नियंत्रित लक्षणों का संचरण हो रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। वंशागत लक्षण,
लक्षण या विशेषता जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है उसे वंशागत लक्षण कहते हैं। और ये किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो जीन के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ग्रेगर जॉन मेंडल 1882 में इनका जन्म हुआ और 1822 में इनका जन्म हुआ और 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर में हुई। मतलब ग्रेगर जो मेंडल थे ये क्या थे? पादरी थे। मतलब कि जैसे मंदिर में पुजारी होता है वैसे ही चर्च में पादरी होता है, तो ये पादरी थे। विज्ञान और गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए थे और ये इन्होंने उद्यान मटर पर प्रयोग किया था मोनेस्ट्री में। ठीक है। वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए विज्ञान और गणितीय विज्ञान का सम्मिश्र किया था। प्रत्येक पीढ़ी में एक पौधे के लक्षणों का रिकॉर्ड रखने वाले ये पहले वैज्ञानिक थे और ये आनुवंशिकी के जनक कहलाते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, कोई पूछे कि आनुवंशिकी का जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल ने लक्षणों की वंशानुगति के नियम दिए। मेंडल ने ना उद्यान मटर, जिसे पाइसम सटाइवम कहा जाता है, उसका यूज़ किया स्टडी के लिए। मटर की 7 विपर्यासी लक्षणों पर अध्ययन किया। अब इसने मटर के पौधों का ही चुनाव क्यों किया? तो सबसे पहले तो पादप के आकार बहुत छोटा था। मटर के जो पौधे थे वो छोटे आकार के थे, इसीलिए मेंडल ने उन्हें चुना। 1 वर्षीय पादप थे, मतलब जो इनकी जीवन चक्र था वो बहुत लंबा नहीं था। 1 साल के अंदर ही अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर रहे थे, इसलिए इनको चुना। इनमें बीजों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो इन्हें स्टडी करने में आसानी हुई। मटर द्विलिंगी पादप था, मतलब कि ये स्वपरागण कर सकते थे। इनके पुष्पों के परागण आसानी पूर्वक हो जाते थे। कई विपरीत लक्षण इनमें दर्शाए जाते थे। यही सभी कारण की वजह से मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। अब आनुवांशिकता में पादप के लक्षण, प्रभावी लक्षण कौन से थे? अप्रभावी लक्षण। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो मटर के पौधे लिए उनमें पादप की लंबाई तो लंबा तो प्रभावी लक्षण था, जबकि बोना क्या था? अप्रभावी लक्षण। पुष्प की स्थिति तो अक्षीय होगा पुष्प, तो वो प्रभावी लक्षण होगा, लेकिन अगर शीर्ष पे पुष्प है तो वह अप्रभावी लक्षण होगा। पुष्प का रंग जैसे बैंगनी कलर का है तो वो प्रभावी लक्षण है, जबकि सफ़ेद कलर के फूल आ रहे हैं तो वो अप्रभावी लक्षण है। फली की आकृति, अगर फूली हुई फली है तो प्रभावी लक्षण है, जबकि पिचकी हुई फली है तो अप्रभावी लक्षण है। फली का रंग अगर हरा है तो प्रभावी लक्षण है, पीला है तो अप्रभावी लक्षण है। बीज की आकृति अगर गोल बीज है तो प्रभावी लक्षण है और झुर्रीदार बीज है तो अप्रभावी लक्षण है। और बीज का रंग अगर पीला है तो प्रभावी लक्षण है, जबकि हरा क्या होता है? अप्रभावी लक्षण होता है। एकल संकर संकरण क्या होता है? विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादाओं के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के मध्य संकरण करवाया जाता है। अगर एक जोड़े विपरीत लक्षणों के बीच में संकर करवाए तो उसे एकल संकर संकरण कहा जाता है। ठीक है। अब प्रथम संतति पीढ़ी F1 क्या होती है? पीढ़ी 2 शुद्ध लक्षणों के संकरण से प्राप्त होती है। इसे सभी पौधे लंबे होते हैं। जैसे कि मैं आपको करके बताती हूँ कि टॉल क्रॉस करेंगे स्मॉल टी, ये शुद्ध लंबा हो गया और ये हो गया शुद्ध बोना। ठीक है। अगर कैपिटल टी है का स्मॉल टी से क्रॉस करवाएंगे तो ये प्राप्त होगा। अगर फर्स्ट वाले का फिर से सेकंड वाले से करवाएंगे तो ये प्राप्त होएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और सेकंड वाले का सेकंड से करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होएगा। मतलब ये सारे ही अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। कभी भी जो अप्रभावी लक्षण है ना वो पहले प्रकट नहीं होते, लंबे पौधे हैं। तो ये हो गया F1 पीढ़ी हो गई। ठीक है। F2 पीढ़ी में लंबे पौधों का स्वपरागण F2 पीढ़ी प्राप्त की जाती है। मतलब कि इनका क्रॉस करवाया जाएगा तो कैपिटल टी प्राप्त होगा, फिर इससे इसको क्रॉस करवाया जाएगा फर्स्ट को
सेकंड से क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, सेकंड को फर्स्ट से करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और सेकंड को सेकंड से करवाएंगे तो स्मॉल टी। ये तो हो गए शुद्ध लंबे, शुद्ध लंबे। ये हो गए शुद्ध बौने, और ये दोनों हो गए अशुद्ध लंबे। ठीक है, तो F2PD में ये बोल रहा है कि सभी लंबे प्राप्त होते हैं, बस है ना एक, मतलब ये 3 तो लंबे हैं लेकिन ये एक बोना रह गया ना, तो 1/4 संतति बोने पौधों में पाई जाती है। अब जीनोटाइप कैसे देखेंगे? जीनोटाइप ऐसे देखेंगे कि जीनोटाइप ये है कि जैसे ये एक कैपिटल टी, तो ये एक अलग है, ये 2 सेम है तो 2 अनुपात फिर 1 आ जाएगा, तो ये तो हो गया इनका जीनोटाइप। ठीक है, और 3 तो लंबे हैं लेकिन एक बोना है, तो ये फिनोटाइप हो गया दिखने में। जब मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने मटर के बीच परागण करके एक संकरण करवाया तो उसे F1PD में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। जैसे कि ये F1PD में तो इसमें सारे ही लंबे प्राप्त हुए, अशुद्ध लंबे थे लेकिन लंबे थे, जिसका तात्पर्य है कि 2 लक्षणों में केवल एक पैतृक जनकीय लक्षण ही दिखाई देता है। मतलब कि या तो जैसे कि आपके पापा टॉल हैं, लंबे हैं, और मम्मी कम हाइट की है, तो अगर पापा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं मतलब पापा के लक्षण प्रभावी हैं, अगर आप लंबे हैं तो पापा के लक्षण प्रभावी हैं, इसलिए वो दिखाई दे रहे हैं। दोनों लक्षणों का मिश्रित प्रभाव नहीं दिखता। जब 2 विपरीत अभिलक्षणों का अध्ययन करने के लिए संकरण करवाया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। अगर 2 विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण करवाया जाएगा तो उसे द्विसंकरण कहा जाएगा, और अगर एक लक्षण के लिए करवाया जाएगा तो उसे एक एकल संकरण कहा जाएगा। अब हम जैसे कि 2 लक्षण लेते हैं। ये है कैपिटल R जिसका मतलब होता है गोल, जो कि प्रभावी लक्षण है। ये है स्मॉल r जिसका मतलब होता है झुर्रीदार, जो कि अप्रभावी लक्षण है। कैपिटल Y का मतलब होता है पीला, जो कि प्रभावी होता है, जबकि स्मॉल y का मतलब होता है हरा, जो कि एक अप्रभावी लक्षण है। अगर हम इनमें क्रॉस करवाएंगे तो एक R यहाँ से लिया, एक Y लिया कैपिटल Y, और एक R यहाँ से लिया, एक स्मॉल y यहाँ से लिया, तो गोल वाला लक्षण, गोल और पीला, झुर्रीदार और हरा, ये सारे लक्षण लिए। अब इसमें RY क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल Y से इनको क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल R और Y कैपिटल Y आ जाएगा। तो जो ये है वो है गोल भी है और पीला भी है। ठीक है, अब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, पहले का दूसरे से क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल R जिसका मतलब होता है कि गोल है, जबकि कैपिटल Y और स्मॉल y, तो मैंने बोला कि जो प्रभावी होता है उसी का लक्षण दिखाई देता है, मतलब कि ये गोल भी है और पीले भी हैं। अब हम इसको क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल R और स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y, तो कैपिटल R कैसा है, गोल है, तो प्रभावी का लक्षण दिखेगा, तो गोल हो गया, और प्रभावी दिख रहा है Y, तो ये येलो हो जाएगा। फिर इधर इससे क्रॉस करवाएंगे, पहले को ही चौथे से क्रॉस करवाएंगे तो R कैपिटल R, फिर इधर R लिख लेंगे और कैपिटल Y, मतलब कि ये गोल भी है और पीला भी है। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट से करवाएंगे तो कैपिटल R, कैपिटल Y और स्मॉल y, ये गोल और पीला हो जाएगा। इसको इससे क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल R, Y और Y, स्मॉल y, गोल हरा, मतलब कि ये गोल तो है, R का मतलब गोल होता है ना, तो गोल तो है, और Y का मतलब होता है हरा। अगर जो अप्रभावी लक्षण अगर युग्म में हो तो ही वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। कैपिटल R और स्मॉल r, स्मॉल y, तो ये हो जाएगा गोल और हरा। कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, तो ये हो जाएगा गोल और पीला।
स्मॉल आर और कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये गोल और पीला हो जाएगा। ऐसे करके सारे अपन देख लेंगे। तो गोल और पीले का कितना आएगा, 9 आएगा। गोल और हरा इसका 3 आएगा। गोल और झुर्रीदार, झुर्रीदार और पीला, जैसे कि गोल और हरा, गोल और पीला कितना आया था, तो गोल और पीला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो गोल और पीले कितने हैं, 9 हैं। गोल और हरा कितना आया था, तो 3 1 2 3, तो गोल और हरा 3 है। झुर्रीदार और पीला कितना आया, 1 2 3, तो ये झुर्रीदार पीला 3 हो गया और झुर्रीदार हरा कितना आया, 1। ऐसे हो गया। तो इनका अनुपात हो जाएगा 9:3:3:1। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 46 का मतलब 23 जोड़े गुणसूत्र मानव में पाए जाते हैं। या तो जोड़े में बोले तो 23 होंगे और अगर संख्या में बोले तो 46 होंगे। नर में गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस XY होती है। मादा में गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस XX होती है। ठीक है। नर में उपस्थित जो Y गुणसूत्र है ना, वही बालक के लिंग का निर्धारण करता है। मतलब कि जो संतति होगी उसका लिंग का निर्धारण, कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये Y गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। ठीक है। 46 गुणसूत्र को ऐसे डिवाइड किया गया है, 44 प्लस 2 गुणसूत्र, या फिर 22 जोड़े प्लस 1 जोड़ा। ठीक है। तो 44 गुणसूत्र तो जो ऑटोसोम गुणसूत्र होते हैं, जो कि है ना लिंग निर्धारण में कोई भाग नहीं लेते। ठीक है। जबकि 2 गुणसूत्र होते हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो लिंग निर्धारण में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जैसे कि अब देखो संतति कैसे होगी, X और Y मेल होता है और X होती है फीमेल। अगर इनका क्रॉस करवाए जाते हैं, जैसे फर्स्ट का फर्स्ट से क्रॉस करवाएंगे तो XX प्राप्त होगा। फिर फर्स्ट का सेकंड से करवाएंगे तो XX प्राप्त होगा। इसका इससे करवाएंगे तो XY, और इसका इससे करवाएंगे तो XY। तो इसका मतलब है कि 50% चांसेस हैं कि वो फीमेल हो या लड़की हो, और 50% ही चांसेस होते हैं कि वो मेल हो या लड़का हो। ये डिपेंड किस पे करेगा, ये मेल के Y क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू।